Hello dear students, welcome to Agri Study Point. I am Kalpana Yadav and in today's lecture we will study about the whole practices of the brinjal cultivations. Okay? So हम brinjal cultivation के बारे में आज पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम देखें इसके अंदर, सबसे पहले इसका बोटानिकल नेम की बात करें तो बोटानिकल नेम है इसका सोलेनम मेलोजिना. ठीक है, सोलेनम इसका जीनस है और मेलोजिना स्पेसीज जो मेनली कल्टिवेटेड स्पेसीज है वो मेलोजिना है. ठीक है, उसके बाद बात करें इसके अदर नेम क्या क्या है इसके. तो पहले इसको एग प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको बैंगन भी बोलते हैं, इसको ओबरजीन भी बोलते हैं एंड ओबरजीन जो है इसका फ्रेंच नेम है. ठीक है, उसके बाद बात करें फैमिली की, फैमिली है इसकी सोलेनेसी. ठीक है, सोलेनेसी है इसकी फैमिली और जो क्रोमोजोम नंबर है इसके अंदर वो है 24. टोमेटो में भी 24 थे और ब्रिंजल में भी क्या है 24 है, बट ये क्या है पोलीप्लॉइड स्पीसीज है. जैसे टोमेटो के अंदर सब के अंदर ट्रू टू टाइप था वो, उसमें सब के अंदर 24 थे जितने भी लाइकोपिन की स्पीसीज थी. यहाँ पे क्या है बट पोलीप्लॉइड है, किसी किसी में अलग क्रोमोजोम नंबर भी देखने को मिलते हैं बट जो मेनली मिलता है वो 24 है. उसके बाद बात करें ओरिजिन की, ओरिजिन है इसका इंडिया और इसका जो सेकेंडरी ओरिजिन है वो है चाइना. ठीक है, जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलेगी इसकी वो कहाँ मिलेगी, इंडिया के अंदर. फिर बात करें प्रोजिनेटर की, प्रोजिनेटर जो है इसका वो है सोलेनम इनकेनम एंड इसको सोडोम एप्पल भी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट हम बात करें इसके एडिबल पोर्शन की. ठीक है, ब्रिंजल में हम कौन सा पार्ट खाते हैं, दैट इज फ्रूट. हम फ्रूट खाते हैं एंड विच टाइप ऑफ फ्रूट खाते हैं, दैट इज फ्लैशी बेरी. ओके, तो जो खाते हैं वो क्या होता है, फ्लैशी बेरी होता है. उसके बाद इसमें इन्फ्लोरेसेंस की हम बात करें तो टोमेटो की तरह इसमें भी कौन सी इन्फ्लोरेसेंस मिलती है, साइम. हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि साइम कैसी होती है. इसके अंदर क्या है, जो फ्लावर होते हैं वो सोलिटरी भी मिलते हैं, जनरली सोलिटरी मिलते हैं, मतलब एक अकेला फ्लोर मिलेगा. ठीक है, बट समटाइम्स इट हैपन्स इन क्लस्टर. सो क्लस्टर भी मिल सकते हैं 2 से 5 फूल तक के. ठीक है, उसके अंदर 2 से 5 फ्लावर मिलेंगे. और उसके बाद इसके फोटो पीरियड के बारे में बात करें तो जो ब्रिंजल होती है दैट इज़ अ डे न्यूट्रल प्लांट. ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट होता है मतलब फोटो इनसेंसिटिव होता है, लाइट का इस पर कोई असर नहीं होता, बट इट इज़ थर्मोसेंसिटिव. ठीक है, मतलब टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन अगर आएंगी तो क्रॉप के ऊपर असर पड़ेगा, दैट इज़ थर्मोसेंसिटिव. फिर जो ब्रिंजल प्लांट होता है वो क्या होता है, डाइकोट प्लांट, मतलब जो सीड होता है उसमें क्या होते हैं, 2 कोटिलिडन्स होते हैं. ठीक है, और मेनली हम कैसे देखते हैं एक प्लांट मोनोकोट है या डाइकोट है. सो जनरली जो मोनोकोट प्लांट होता है उसके जो लीव्स होते हैं उनमें पैरेलल वेनेशंस होता है और जो डाइकोट होते हैं उनके अंदर जनरली रेटिकुलेट वेनेशन होती है. ठीक है, ऐसे जैसे हम लीव से देख के उसको बता सकते हैं. और जैसे पैरेलल वेनेशन किस में होता है, बनाना में, उसमें बिल्कुल ऐसे लीव्स पे वेनेशन होते हैं. सो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, फ्लावर को देख के बताना, लीव्स को देख के बताना, तो हम ये अलग टॉपिक पे इसको हम स्टडी करेंगे. अब नेक्स्ट इसकी बात करें पोलिनेशन टाइप. ठीक है, विच पोलिनेशन टाइप इसके अंदर मिलते हैं, पोलिनेशन टाइप है इसके अंदर ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड. ओके, इट इज़ ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड मेनली ड्यू टू हेट्रोस्टाइली. ठीक है, जो ब्रिंजल का फ्लोर होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप काइंड के फ्लोर मिलते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे. उसके अंदर जो स्टाइल लेंथ होती है वो अलग अलग होती है, किसी में लॉन्ग होती है, किसी में मीडियम होती है, किसी में शॉर्ट होती है. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड, मतलब इसके अंदर बेसिकली ये क्या है, एक सेल्फ पोलिनेटेड है बट इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन भी देखने को मिलता है. जैसे ये क्या है, एक फैकल्टेटिव क्रॉस पोलिनेशन, मतलब इसके अंदर ट्रू क्रॉस पोलिनेशन नहीं है, हेट्रोस्टाइली की वजह से इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन होता है. सो इसके अंदर बेसिकली ये सेल्फ पोलिनेटेड है, तो सेल्फ पोलिनेशन इसके अंदर कितना होता है, 30 to 40% इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन होता है और क्रॉस पोलिनेशन होता है इसके अंदर 60 से 70%. और जो मेनली पोलिनेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं इसके अंदर, बम्बल बीज एंड हनी बीज. ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप के कौन कौन से फ्लावर मिलते हैं. सो मेनली इसके अंदर 4 टाइप के मिलते हैं. ठीक है, तो जो ब्रिंजल का फ्लावर होता है उसमें पेंटामेरस, वो पेंटामेरस होते हैं, मतलब उसके अंदर 5 कैलिक्स होते हैं. ठीक है, 5 पेटल्स होते हैं. ठीक है, और मेनली इसके अंदर जो एंथर प्रेजेंट होते हैं वो भी जनरली 5 इन नंबर्स होते हैं. और ये हर्माफ्रोडाइट होता है. ठीक है, हर्माफ्रोडाइट मतलब एक कंप्लीट फ्लावर है, इसके अंदर मेल भी पार्ट प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है.
उसके बाद देखें ये जनरली सोलेटरी होते हैं, हमने जैसे पढ़ा था, और समटाइम इट ऑल्सो फाउंड इन क्लस्टर्स। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करें 4 टाइप के फ्लावर हम देखने को मिलेंगे। सो आप पिक्चर में ये देख सकते हैं, दिस इज लॉन्ग स्टाइल, ठीक है, दिस इज मीडियम स्टाइल एंड दिस इज शूडो शॉर्ट एंड दिस इज शॉर्ट स्टाइल। ठीक है, तो मेनली जो फ्लावर जो फ्रूट सेट होता है, जिस पे फ्लावर आते हैं, जो फ्रूट सेट होता है वो किसके ऊपर होता है, लॉन्ग स्टाइल फ्लावर के ऊपर होगा और मीडियम स्टाइल फ्लावर के ऊपर होगा। सो जो मैक्सिमम फ्रूट सेटिंग होती है दैट अकर्स ऑन लॉन्ग स्टाइल फ्लावर, दैट इज अप्रॉक्स 70 to 86.7%। ओके, एंड जो मीडियम स्टाइल है उसके अंदर कितना फ्रूट सेटिंग होता है, दैट इज 12.5 to 55.6%। और जो शूडो शॉर्ट स्टाइल है और जो शॉर्ट स्टाइल है, इन दोनों के अंदर फ्रूट सेटिंग नहीं होती है। ठीक है, जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज ब्रिंजल फ्लावर, और इसके अंदर जो ये थोड़ी बाहर की तरफ इवेजिनेट हो रखी है, इसका मतलब ये क्या है, लॉन्ग स्टाइल है, और ये क्या है, मीडियम स्टाइल फ्लावर है, और ये शॉर्ट स्टाइल फ्लावर है। तो इसके अंदर डिफरेंट ये मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है विद रिलेशन टू स्टाइल लेंथ। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कि कौन कौन सी जो मेनली स्पीसीज हैं, जो प्रेजेंट डे कल्टीवर हैं, वो कौन कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। तो मेनली 3 स्पीसीज हैं। ठीक है, सो जो प्रेजेंट डे कल्टीवेटर है वो कल्टीवेटेड जो कल्टीवर है वो इन 3 स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। जो फर्स्ट है दैट इज एस्कुलेंटम। एस्कुलेंटम जो है उसके अंदर कौन से फ्रूट आते हैं, दैट इज राउंड फ्रूट और एग शेप्ड कल्टीवर। ठीक है, ये क्या होता है, राउंड और एग शेप्ड फ्रूट आएंगे इनके ऊपर। उसके बाद है सर्पेंटिनम। सर्पेंटिनम इज द नेक्स्ट स्पीसीज जिसके अंदर लॉन्ग फ्रूट आते हैं और दे आर स्लेंडर। ठीक है, स्लेंडर एंड लॉन्ग फ्रूट्स। फिर है नेक्स्ट डिप्रेसम। डिप्रेसम के अंदर ये जो भी ये होती हैं कल्टीवर दैट आर अर्ली, ठीक है, उनके अंदर जल्दी मैच्योरिटी हो जाती है, और वो क्या होते हैं, ड्वार्फ ब्रिंजल कल्टीवर्स होते हैं, वो ड्वार्फ कल्टीवर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगर क्वेश्चन आए कि फिलोव ने किस बेसिस के ऊपर इनको क्लासीफाई किया था, सो फिलोव ने 1940 के अंदर क्लासीफाई किया था द कल्टिवेटेड एंड वाइल्ड फॉर्म को। ठीक है, वाइल्ड फॉर्म को और कल्टिवेटेड फॉर्म को उन्होंने क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल बेसिस। ठीक है, एग्रो इकोलॉजिकल बेसिस पे उन्होंने इनको क्लासीफाई किया था। ठीक है, उसके बाद अब तक हमने पढ़ा स्पीसीज कौन कौन सी होती हैं, और इसके अंदर 5 टाइप की डिफरेंट सब स्पीसीज होती हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस के ऊपर हम इसको कैसे 5 स्पीसीज सब स्पीसीज में इसको क्लासीफाई किया है। तो फर्स्ट है इसके अंदर एग्रेस्टिस। एग्रेस्टिस के अंदर जो फ्रूट हमें मिलता है, ठीक है, दैट इज़ एक्सट्रीमली बिटर, वो बहुत ही कड़वा होता है, एंड दैट इज़ इनएडिबल, मतलब उसको हम नहीं खा सकते हैं, इतना कड़वा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सब स्पीसीज दैट इज ओसीडेंटल। ओसीडेंटल जो है दैट इज़ मेनली कहाँ ग्रो की जाती है, एशिया माइनर में, और इसको एडिक्वेट ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर इसको चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम देखें ओरिएंटल। ओरिएंटल जो है उसका ओरिजिन कहाँ पे है, जापान में। ठीक है, नेक्स्ट है पैलेस्टीनिकम। पैलेस्टीनिकम है जो दैट इज़ हाइड्रोफाइटिक टाइप एंड कैन विथस्टैंड विद हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है इसके अंदर, ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है। नेक्स्ट है अरेबिको इटालिकम। जो अरेबिको इटालिकम है इसके अंदर भी क्या होता है, बिटर फ्रूट होते हैं, और ये मेनली ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए होती है, मतलब ऑर्नामेंटल इसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमें इसके फ्रूट्स हम नहीं खा सकते हैं, जनरली हम इसको सजावट के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी स्पीसीज, और अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी फ्लावर बायोलॉजी। ठीक है, कैसे कब एंथेसिस होता है, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी कितनी है इसकी, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। सो अब बात करें एंथेसिस की। एंथेसिस होता क्या है, ठीक है, एंथेसिस क्या होता है, ओपनिंग ऑफ फ्लावर। जब फर्स्ट ओपनिंग होती है फ्लावर की, जब बड ओपन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एंथेसिस बोलते हैं। सो एंथेसिस जनरली कब होता है, मॉर्निंग आवर्स में होता है। ठीक है, मॉर्निंग में होगा, सुबह होगा, और जनरली समर के अंदर हम देखें जो टाइमिंग होती है इसकी, जनरली 6 से 7:30 बजे तक इसके अंदर एंथेसिस होता है। ठीक है, और विंटर के अंदर बात करें तो लगभग 11:15 के आसपास इसके अंदर एंथेसिस होते हैं। ठीक है, 11:15 के आसपास। और जो एंथर डेहिसेंस होता है, मतलब
एंथरडाइसेंस होगा तभी पोलन ग्रेन्स बाहर आते हैं, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स बाहर कब आते हैं, एंथरडाइसेंस जब होगा, ठीक है। तो ये कब होता है, 15 to 20 मिनट्स आफ्टर द फ्लोर ओपनिंग। जब फ्लोर ओपन हो जाता है उसके 15 से 20 मिनट के बाद क्या होता है, एंथरडाइसेंस होता है। फिर हम बात करें हाई टेम्परेचर जो है और हाई ह्यूमिडिटी है। हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, मॉर्निंग के टाइम में जब टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी तो वो हमारे फ्लोवर की ओपनिंग को हैस्टन करेगी, उसको जल्दी से ओपन करने में हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, कि कब तक स्टिग्मा रिसेप्टिव रहती है। तो जब एंथीसिस होता है उस दिन क्या होता है, स्टिग्मा रिसेप्टिव होती है। तो मेनली स्टिग्मा रिसेप्टिव कब होती है, एक दिन पहले ही ये रिसेप्टिव हो जाती है और लगभग 4 दिन के बाद तक स्टिग्मा रिसेप्टिव रहती है, ठीक है। मतलब स्टिग्मा रिसेप्टिविटी का मतलब है कि हम उस पर अगर पोलन का छिड़काव करते हैं तो पोलिनेशन होगा ही होगा, ओके। फिर नेक्स्ट हम देखें इसके कुछ न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर कौन कौन से होते हैं। जैसे तो ये क्या है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी। पर्टिकुलरली हम बात करें तो विटामिन बी का ये अच्छा सोर्स होता है। उसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम भी मिलता है, फॉस्फोरस भी और आयरन भी मिलता है, ठीक है। जनरली जो पिगमेंटेड डार्क पर्पल ब्रिंजल होता है, पिगमेंटेड जो डार्क पर्पल ब्रिंजल है दैट हैव मोर विटामिन सी देन वाइट स्किन। वाइट स्किन के कंपैरिजन में जो डार्क स्किन वाला ब्रिंजल है दैट हैव मोर विटामिन सी, ठीक है। उसके बाद है इसके अंदर वाइट ब्रिंजल। वाइट ब्रिंजल के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। तो जो वाइट ब्रिंजल है वो जनरली डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा होता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा क्यों होता है, बिकॉज इट हैज़ हाई फाइबर कंटेंट एंड लो इन सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट होती हैं वो कम मात्रा में होती हैं, वो इनसोल्यूबल फॉर्म में होती है, ठीक है। फाइबर कंटेंट हाई होने का मतलब क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए उसको एक तो भूख बार बार लगती है, ठीक है। तो फाइबर कंटेंट को जब वो मतलब इंजेस्ट करता है तो वो क्या होता है, जनरली उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं होते, ठीक है। और इसके अंदर इनसोल्यूबल जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। तो अगर एक डायबिटिक पेशेंट इसको बार बार खाता है तो उसको ग्लूकोज लेवल के इंक्रीज होने की प्रॉब्लम नहीं होती और ये उसके लिए अच्छी डाइट होती है। तो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए वाइट ब्रिंजल इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ब्रिंजल के अंदर क्या होता है, डी कोलेस्ट्रोलाइजिंग एक्शन होता है। मतलब ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डाउन करता है, उसको डिक्रीज करता है। और क्यों होता है, वो किस वजह से होता है, इसके अंदर क्या मिलता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसमें कौन कौन से एसिड है, जैसे लिनोलिक एसिड है और लिनोलिनिक एसिड है। सो इन एसिड्स की वजह से इसके अंदर क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करने में हेल्प करता है। फिर हम बात करें इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट होते हैं उनमें क्या होता है, गोइट्रोजेनिक प्रिंसिपल। मतलब कंजप्शन इज हार्मफुल फॉर गोइटर पेशेंट्स। सो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं अगर उनको ये कंज्यूम किया जाता है तो वो क्या करते हैं, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है उसको ये स्टिमुलेट कर देते हैं, ठीक है। अगर जब थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं और उससे क्या होता है, जो ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाती है। आपने देखा होगा जो घेंगा रोग होता है उसको ही क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं। और उसमें यहाँ से पूरी नेक स्वेल हो जाती है, स्वेल टाइप हो जाती है। सो दैट इज़ ड्यू टू गोइटर। और इसमें क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती है, जिससे वो ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है। सो ये इसके अंदर क्या होता है, गोइट्रोजेनिक प्रिंसिपल होता है। मतलब इसका अगर ड्राई फ्रूट का ज़्यादा सेवन करेंगे तो हमें घेंगा रोग भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखें इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। सो इसके अंदर सबसे पहले बात करें, बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। जो बिटर टेस्ट होगा वो किस वजह से होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। सो बिटर टेस्ट किसकी वजह से होता है, इसके अंदर ग्लाइको एल्कोलॉइड्स की वजह से। कौन से ग्लाइको एल्कोलॉइड्स की वजह से, दैट इज सोलेसोडाइन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिटर टेस्ट किस वजह से होता है, दैट इज सोलेसोडाइन। उसके बाद बात करें कि मेनली कितना मिलता है ग्लाइको एल्कोलॉइड्स ब्रिंजल के अंदर, कितने मात्रा में मिलता है, दैट इज 0.37 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। उसके बाद हम देखें कि सोर्स ऑफ सोलेसोडाइन यील्डिंग स्पीसीज, मतलब कौन सी स्पीसीज जो है जिनके अंदर सोलेसोडाइन ज़्यादा मात्रा में मिलता है, वो है सोलेनम खासियनम और सोलेनम वियरम।
फिर बात करें कि डिस्कलरेशन ऑफ ब्रिंजल किस वजह से होता है, डिस्कलरेशन हो जाता है, उसका प्रॉपरली कलर नहीं आता है, ठीक है, पेल कलर हो जाता है, सो दैट इज डिस्कलरेशन। उसके अंदर किस वजह से होता है, दैट इज पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज होते हैं, उनकी वजह से इसके अंदर डिस्कलरेशन होता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट्स के अंदर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, आजकल पार्थिनोकार्पी बहुत मशहूर हो रही है। पार्थिनोकार्पी का मतलब सीडलेस ब्रिंजल बनाए जा रहे हैं, तो कॉमर्शियल लेवल पे भी इस पे काम हो रहा है। तो नेचुरल पार्थिनोकार्पी की बात करें अगर हम, तो जो नेचुरल पार्थिनोकार्पी होती है इसके अंदर वो क्या होती है, फैकल्टेटिव टाइप होती है, मतलब दैट इज़ नॉट परमानेंट, दैट इज़ नॉट ऑब्लिगेट। मतलब वो कब कब होती है, जब इसके अंदर कोल्ड कंडीशन का कितना हो, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस होगा, तो इसके अंदर क्या मिलेगी, नेचुरल पार्थिनोकार्पी, उसके अंदर सीड नहीं मिलेंगे। और आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी, ठीक है, तो ब्रिंजल के अंदर सीड ना हो उसके लिए हम आर्टिफिशियली क्या करते हैं, केमिकल स्प्रे करते हैं, हॉर्मोन्स का स्प्रे करते हैं। जैसे कि हम मेनली कौन सा हार्मोन यूज करते हैं, ऑक्जीन्स यूज करते हैं, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड भी हम यूज कर सकते हैं, जो वो ऑक्जीन ही है एक टाइप का। सो ऑक्जीन हम यूज करते हैं, इसके अंदर मेनली कौन सा, टोमेटोटोन और प्रोकार्पिल। सो इससे क्या होता है कि उसके अंदर सीड नहीं बनते हैं। सो आर्टिफिशियली अगर हमें उसको पार्थिनोकार्पिक बनाना है तो हम ऑक्सीजन का स्प्रे करते हैं। फिर हम बात करें, और ये स्प्रे कब करते हैं, एट द टाइम ऑफ एंथेसिस, जब फ्लावर ओपन होता है उस टाइम पे हम इस पर स्प्रे करते हैं। फिर इसके अंदर देखें, मेल फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी जो होती है वो किस जीन से ड्राइव की है, दैट इज UGA1MS। जो ये लाइन है इससे ये किससे ड्राइव किया गया है इसको, सो द फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी UGA1MS लाइन इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ कल्टीवर फ्लोरिडा हिगबश, ठीक है, जो फ्लोरिडा हिगबश है उससे ड्राइव किया गया है इसको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखें इसके अंदर, जो इसके अंदर एंथोसाइनिन जो होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका पर्पल कलर होता है। सो प्रेजेंस ऑफ मोर और लेस एंथोसाइनिन कलर अंडर द कैलिक्स, जो कैलिक्स के अंदर जो एंथोसाइनिन की प्रेजेंस होती है वो किससे गवर्न होती है, दैट इज सिंगल डोमिनेंट जीन। एक सिंगल डोमिनेंट जीन जो होता है वो इसको गवर्न करता है। उसके बाद हम इसके, जैसे ये गबोमा एग प्लांट है और इसको साइंटिफिक नेम है सोलेनम मैक्रोकार्पम, ठीक है, गबोमा एग प्लांट एंड स्कारलेट एग प्लांट। स्कारलेट एग प्लांट को क्या बोलते हैं, सोलेनम इथियोपिकम। ये मेनली कहाँ पे उगाए जाते हैं, अफ्रीका के अंदर, फॉर देयर फ्रूट्स एंड लीव्स, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट दे कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली, ओके। सो आपको ये रिमेंबर करने हैं, मतलब इनको रटना है, जो भी लगा लो, इनको आपको याद रखना है। फिर आजकल इस ब्रिंजल के अंदर एक ग्राफ्टिंग टेक्निक्स भी यूज हो रही हैं, ठीक है, तो ग्राफ्टिंग टेक्निक्स ऑल्सो पॉपुलराइजिंग, ठीक है, ड्यू टू ये क्या करती हैं, सॉइल बोर्न डिजीज जो होती है जनरली, ठीक है, मतलब सीड के अंदर डिजीज आ जाती है, सो उससे बचने के लिए हम डायरेक्ट ग्राफ्ट यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हमें सीड ना लेना पड़े, हम डायरेक्ट उसके प्लांट बना लें। तो उससे उन सॉइल बोर्न डिजीज से बचने के लिए आजकल ग्राफ्टिंग टेक्निक्स भी इवॉल्व हो रही हैं, बट ये इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है आज अभी तक इनकी, ये बहुत कॉस्टली आपको पड़ते हैं अगर आप इनको यूज करके अपनी क्रॉप लगाएंगे। फिर इसके अंदर हम एक देखें, सोलेनम तोरवम। सोलेनम तोरवम है, दैट इज अ वाइल्ड स्पीसीज एंड इट ऑल्सो हैज अ वाइड रेंज ऑफ सॉइल बोर्न डिजीज रेजिस्टेंस। तो ये स्पीसीज भी हम यूज कर सकते हैं सॉइल बोर्न डिजीज से बचने के लिए। नेक्स्ट हम देखें इसमें, नेक्स्ट है प्रोसेसिंग कल्टीवर्स। मेनली जो प्रोसेसिंग कल्टीवर है उसके अंदर क्या खासियत होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो जो प्रोसेसिंग कल्टीवर है दैट शुड हैव हाई ड्राई मैटर एंड लो लेवल ऑफ फिनोलिक्स, मतलब ड्राई मैटर उसके अंदर हाई होना चाहिए और फिनोलिक्स का लेवल उसके अंदर लो होना चाहिए। फिर एक प्लांट है जैसे माइमोसा पुदिका। माइमोसा पुदिका जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज टच मी नॉट प्लांट, ठीक है। सो हम इसको प्लांट कर सकते हैं कहाँ पे, जो ब्रिंजल का फील्ड है उसकी विसिनिटी के ऊपर हम इसको लगा सकते हैं ताकि पोलिनेशन इन्हेंस हो सके। जो माइमोसा पुदिका है उसके फ्लावर भी कैसे होते हैं, वॉयलेट कलर के होते हैं, दैट इज सिमिलर टू ब्रिंजल।
फिर इसके अंदर देखें हम सारकंडा ग्रास। सारकंडा ग्रास इसके अंदर किस लिए यूज कर जाती है, मल्चिंग मटेरियल क्या यूज होता है, दैट इज सारकंडा ग्रास। तो क्वेश्चन आए कि विच में मल्चिंग मटेरियल यूज, तो आप क्या लिखेंगे, सारकंडा ग्रास, जिसका साइंटिफिक नेम है एरिएथस अरुदिनेसियस। ओके, फिर हम देखें इसमें डायोस्जिनिन नाम का एक इसके अंदर वो मिलता है, कंपाउंड मिलता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइडल ड्रग। मतलब अगर ड्रग्स बनाने हैं तो उसका ये इंपॉर्टेंट सोर्स है। और ये जो डायोस्जिनिन है ये और सोलेसोडाइन दोनों ही केमिकली एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, ठीक है, मतलब केमिकली दोनों एक दोनों के अंदर काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है। सो ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और जनरल हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम इसके अंदर बात करेंगे कि कौन से वाइल्ड स्पीसीज है, वाइल्ड रिलेटिव कौन कौन से हैं इसके, जो कि डिफरेंट डिजीज से या डिफरेंट पेस्ट वगैरह से रेजिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखें प्रोजिनेटर है इसका, हमने देखा था प्रोजिनेटर कौन था, सोलिनम इनकेनम, जिसको सोडोमैपल भी बोलते हैं। दूसरा है अफ्रीकन ब्रिंजल। अफ्रीकन ब्रिंजल किसको बोलते हैं, सोलिनम मैक्रोकार्पोन, ठीक है, सोलिनम मैक्रोकार्पोन अफ्रीकन ब्रिंजल है, इसको भी हम कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद है इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सोलेसोडाइन, जो हमने अभी देखा, दैट इज सोलिनम खासियनम और सोलिनम एविवुलेयर्स, दैट आर द सोर्स ऑफ सोलेसोडाइन, मतलब इनके फ्रूट्स के अंदर सोलेसोडाइन मिलता है। फिर देखिए रेजिस्टेंट टू सूट एंड फ्रूट बोरर, कि कौन सी वाइल्ड स्पीसीज में रेजिस्टेंस मिलता है अगेंस्ट सूट एंड फ्रूट बोरर, वो है सोलिनम खासियनम एंड सोलिनम वियरम। फिर बात करें जो इम्यून है फोमोप्सिस ब्लाइट से, ठीक है, फोमोप्सिस ब्लाइट से इम्यूनिटी किस में मिलती है, सोलिनम जैंथोकार्पम के अंदर। एंड जो लिटिल लीफ से रेजिस्टेंस है, लिटिल लीफ से रेजिस्टेंट है वो कौन है, सोलिनम साइसिम्ब्राइफोलियम। एंड विच इज़ इम्यून टू लिटिल लीफ डिजीज, जो इम्यून है वो है सोलिनम ओरिकुलेटम। फिर बात करें टोलरेंट की, जो ड्रोट से टोलरेंट है, ड्रोट से टोलरेंट है वो है सोलिनम मैक्रोकार्बोन एंड सोलिनम गिलो। ओके, फिर है इम्यून टू रूट नोट निमेटोड। रूट नोट निमेटोड से इम्यून कौन कौन से हैं, सोलिनम सीसाइम्ब्राइफोलियम एंड सोलिनम इंडिकम। तो ये सब थे इसकी वाइल्ड रिलेटिव, जो कि डिफरेंट डिजीज से पेस्ट से इम्यून है या टोलरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि वेराइटीज़ का क्लासिफिकेशन इसके अंदर देखें। सो फ्रूट शेप के आधार पे जब हम देखें, जो लॉन्ग ब्रिंजल है उसमें कौन कौन सी आती है, लॉन्ग ब्रिंजल है उसमें आती है पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर एंड अर्का सीरीज, ये क्या है, सारी लॉन्ग ब्रिंजल है। उसके बाद राउंड ब्रिंजल हम देखें, राउंड ब्रिंजल में आती है पूसा पर्पल राउंड एंड T3, ठीक है। एंड ओवल के अंदर आती है पूसा क्रांति और आज़ाद क्रांति भी ओवल होती है, ठीक है। फिर फ्रूट कलर, पर्पल ब्रिंजल किस में होता है, फर्स्ट वी सी पर्पल कलर जो होता है वो किस वजह से होता है, वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। और ये किस में मिलता है, जैसे पूसा पर्पल लॉन्ग है वो क्या होती है, पर्पल कलर की, मेनली ये पर्पल है, ये पर्पल कलर के ही होते हैं जिसके अंदर पर्पल आता है। फिर ग्रीन ब्रिंजल की बात करें, जो ग्रीन ब्रिंजल है वो किस वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। और नेक्स्ट है स्ट्राइप्ड। स्ट्राइप्ड किसको बोलते हैं, जिसके अंदर ग्रीन एंड वाइट स्ट्राइप्स मिलेंगी, यानी ग्रीन एंड वाइट कलर मिलेगा उसमें, और पिंक इन वाइट मिलेगा, तो ये कौन से होते हैं, स्ट्राइप्ड होते हैं। फिर हम देखें इसके अंदर क्रॉप इम्प्रूवमेंट में जैसे कौन कौन सी वेराइटीज़ हमने डेवलप की हैं। सो सिलेक्शन से हमने जो कौन सी वेराइटी डेवलप की है, सिलेक्शन से हमने किया पूसा पर्पल लॉन्ग, दिस इज एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी, ओके। फिर है पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा पर्पल क्लस्टर इज टोलरेंट टू बैक्टीरियल विल्ट। तो आपको ये फीचर्स इनके याद रखने हैं कि कौन सी वैरायटी के अंदर क्या स्पेशल फीचर है। फिर है पूसा पर्पल राउंड, जो कि सिलेक्शन से ही हमें डेवलप की है। उसके बाद है अर्का सीरीज। अर्का सीरीज इज ग्रीन टाइप फ्रूट्स, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ग्रीन टाइप के फ्रूट्स मिलते हैं अर्का सीरीज के अंदर।
फिर है अस्का कुसुमकार, अर्का कुसुमकार, अर्का कुसुमकार में भी क्या होते हैं, ग्रीन टाइप के फ्रूट होते हैं। और फिर है अर्काशील, अर्का निधि। एंड नेक्स्ट है पंजाब बहार, जो पंजाब बहार है उसके अंदर राउंड टाइप के फ्रूट होते हैं। और नेक्स्ट है पंजाब चमकीला और पंजाब नीलम। ये सारी वैरायटीज़ किससे डेवलप की है, हमने सिलेक्शन से डेवलप की है। इनके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो वैरायटीज़ है उनमें आती है पंत सम्राट। पंत सम्राट है जो दैट इज़ टॉलरेंट टू बैक्टीरियल विल्ट एंड इट इज़ ऑल्सो लेस इन्फेक्टेड बाय फ्रूट एंड शूट बोरर। ठीक है, सो जो परका सम्राट है पंत सम्राट है दैट इज़ डेवलप थ्रू प्योर लाइन सिलेक्शन। ठीक है, ये एक प्योर लाइन सिलेक्शन से हमने इसको डेवलप किया है। उसके बाद है हमारे पास आज़ाद क्रांति। आज़ाद क्रांति है वो, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत कम मात्रा में सीड पाए जाते हैं, मतलब इट इज़ लेस सीडेड वैरायटी। फिर है इसके अंदर एक मंजरी गोटा। मंजरी गोटा है वो क्या है, बाई कलर राउंड टाइप। ठीक है, इसके अंदर दो टाइप के कलर मिलते हैं, इट इज़ बाई कलर राउंड टाइप। नेक्स्ट है भाग्यमती। फिर है अन्नामलाई, जो अन्नामलाई है दैट इज़ रेजिस्टेंस टू एफिड। ओके, सो मेनली जो स्पेशल कैरेक्टर वाली वैरायटी होती है वही आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको इनके स्पेशल फीचर को ज़रूर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है जामुनी गोल और BR 112 टाइप 3 है, इसके अंदर भी राउंड टाइप के फ्रूट मिलते हैं। उसके बाद है CO1, CO2 एंड MDV इज ऑल्सो राउंड टाइप। नेक्स्ट है PKM1। सो दीज वेराइटीज़ आर डेवलप्ड बाय सिलेक्शन। ओके, नेक्स्ट इसमें हम देखें कि कौन कौन से हमने हाइब्रिड्स इसके अंदर डेवलप किए हैं, हाइब्रिडाइजेशन से कौन कौन सी हमने वैरायटी डेवलप की है, जिसमें आती है पूसा क्रांति। पूसा क्रांति है ये क्या, किसका क्रॉस है, पूसा पर्पल लॉन्ग और हैदरपुर और वायनाड लोकल लॉन्ग टाइप, तो ये इनके बीच का क्रॉस है। और नेक्स्ट है पूसा भैरव। पूसा भैरव जो है वो फोमोप्सिस ब्लाइट से रेजिस्टेंस है इसके अंदर। नेक्स्ट है पूसा अनुपम। पूसा अनुपम जो है दैट इज रेजिस्टेंस टू फोमोप्सिस ब्लाइट एंड इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन पूसा पर्पल लॉन्ग एंड पूसा क्रांति। ठीक है, इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लाइक ये इस टाइप के फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, राउंड टाइप के फ्रूट। फिर हम नेक्स्ट देखें पूसा उत्तम। पूसा उत्तम है दैट इज क्रॉस बिटवीन GR एंड पंत ऋतुराज। और एक है इसमें पूसा उपकार। पूसा बिंदु क्रॉस है GR इंटू पंत ऋतुराज। और पंजाब नीलम है क्रॉस बिटवीन जामुनी ग्लोब एंड पंत ऋतुराज। उसके अलावा इसमें पंजाब बरसाती है। पंजाब बरसाती किसका बीच का क्रॉस है, पूसा पर्पल क्लस्टर और PH4, इट इज़ अ लॉन्ग टाइप। ठीक है, उसे बात करें पंजाब सदाबहार। पंजाब सदाबहार क्या है, टॉलरेंट टू फ्रूट बोरर। इसमें एक हिसार शामिल है। ठीक है, हिसार जामुनी है। हिसार जामुनी इज़ सूटेबल फॉर बोथ खरीफ एंड रबी सीजन। उसके बाद पंत ऋतुराज है। पंत ऋतुराज इज क्रॉस बिटवीन T3 एंड पूसा पर्पल क्लस्टर, सो इट इज़ राउंड टाइप। एंड वैशाली इज अ क्रॉस बिटवीन अर्का कुसुमकार एंड मंजरी गोटा, दिस इज बाई कलर। एंड प्रगति इज क्रॉस बिटवीन वैशाली एंड मंजरी गोटा। तो दीज वेराइटीज आर डेवलप थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये सारे क्या है, हमारे हाइब्रिड्स हैं। उसके बाद हम देखें पब्लिक सेक्टर के हाइब्रिड्स कौन कौन से हैं। सो पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड्स इंक्लूड्स पूसा अनमोल। नेक्स्ट है पूसा हाइब्रिड 5। पूसा हाइब्रिड 5 इज लॉन्ग टाइप एंड अर्ली कल्टीवर। उसके बाद है पूसा हाइब्रिड 6, दिस इज राउंड टाइप एंड इट इज ऑल्सो अर्ली कल्टीवर। पूसा हाइब्रिड 9 जो कि राउंड टाइप है और अर्ली है। उसके बाद है अर्का नवनीत। अर्का नवनीत इज अ क्रॉस बिटवीन IIHR 22-1 इंटू सुप्रीम एंड इट इज़ हाईएस्ट यील्डिंग वेराइटी। ठीक है, जो अर्का नवनीत है दैट इज़ अ हाईएस्ट यील्डिंग वेराइटी। उसके बाद इसके अंदर जो हाइब्रिड हम पब्लिक सेक्टर में यूज़ करते हैं उसमें आता है विजय, आज़ाद, ABH 1 and 2, ये क्या है, ओवल है और अर्ली है और पर्पल टाइप के हैं। ठीक है, तो ये क्या थे पब्लिक सेक्टर के। नेक्स्ट हम पब्लिक सेक्टर के कुछ और हाइब्रिड्स हैं, वो कौन कौन से हैं। अन्नामलाई हमने देखा था, उसमें क्या था, एफिड रेजिस्टेंट वेराइटी
Pusa Kranti can grow both in spring and autumn. And Black Beauty is a introduced variety. नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर के हाइब्रिड कौन से हैं? वरदान, निशा, शिवा, वैशाली एंड बाई कलर और सुफल। ठीक है, तो ये क्या है? प्राइवेट सेक्टर के हाइब्रिड्स है। फिर हम बात करें कि हम F1 हाइब्रिड्स को कैसे हम प्रोडक्शन उनका करते हैं। तो मेन मेथड्स क्या होते हैं हम इसमें हम हैंड इमास्कुलेशन करते हैं और पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, तो मैनुअल मेथड जनरली हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम मेल स्टेरिलिटी लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। मेल स्टेरिलिन कौन सी वैरायटी है? जैसे वैरायटी ब्लैक की है, दिस इज़ अ मेल स्टेराइल, तो हम इसको हाइब्रिड प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करें इंडक्शन ऑफ स्टेरिलिटी, हम स्टेरिलिटी कैसे इंड्यूस करते हैं? तो हम इसके लिए ग्रोथ रेगुलेटर या फिर गैमेटोसाइड्स यूज करते हैं, जैसे कि मैलिक हाइड्राजाइड है, जो इसकी 100 ppm हम कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि रेजिस्टेंस कौन कौन सी वैरायटी में है, किस किस के लिए। सो बैक्टीरियल विल्ट से रेजिस्टेंस कौन सी है? पुसा अनुपम, अर्का केशव, पंत ऋतुराज, पुसा पर्पल लॉन्ग, अर्का निधि एंड नीलकंठ। सो अगर आपसे पूछे कि बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंस वैराइटीज़ कौन सी हैं, तो आप इन सब का नाम लिखोगे। उसके बाद देखें हम फोमोसिस ब्लाइट से रेजिस्टेंस कौन सी है? पुसा भैरव है। पुसा भैरव जो है दैट इज़ हाईली रेजिस्टेंस टू फोमोसिस ब्लाइट। उसके बाद है पुसा अनुपम और फ्लोरिडा मार्केट। ठीक है, सो जो फोमोसिस ब्लाइट से भी रेजिस्टेंस है और बैक्टीरियल विल्ट दोनों से रेजिस्टेंस है, वो है पंत सम्राट। सो ये क्वेश्चन ये सब याद रखना है आपको कि कौन सी दोनों से रेजिस्टेंस है, दैट इज पंत सम्राट। उसके बाद हम देखें जो NDV25 है, NDV25 जो है उसमें क्या है? सॉफ्ट जॉइंट होते हैं और इट इज़ वेरी इजी टू हार्वेस्ट, मतलब इसको अगर हम हार्वेस्ट करते हैं तो ये इजीली हार्वेस्ट हो जाती है, ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है। फिर है पुसा अंकुर एक न्यू वेराइटी है ब्रिंजल की, ये भी। और फिर है लिटिल लीफ रेजिस्टेंस वैरायटी, उसमें आती है अर्काशील। लिटिल लीफ से कौन कौन सी रेजिस्टेंस है? अर्काशील और मंजरी गोटा। ठीक है, एक जो रातून क्रॉपिंग के लिए इसकी वैरायटी है वो है इसके अंदर हिसार जामुनी। ठीक है, हिसार जामुनी जनरली हम रातून क्रॉपिंग के लिए यूज करते हैं, रातून क्रॉपिंग के लिए। ठीक है, इसमें कुछ जेनेटिक कैरेक्टर्स हम देखें। सो जो फ्रूट शेप है, इसमें फ्रूट शेप है वो कितने नंबर ऑफ जीन से इसके अंदर कंट्रोल होती है? 3 जीन से कंट्रोल होती है। ठीक है, और जो फ्रूट शेप राउंड शेप जो होती है, राउंड शेप दैट इज पार्शली डोमिनेंट टू लॉन्ग। राउंड शेप जो है वो लॉन्ग के ऊपर पार्शली डोमिनेंट है। उसके बाद देखिए जो प्रिकली नेचर होता है, प्रिकली नेचर मतलब इसके ऊपर थोड़े से कांटे की तरह होते हैं। ठीक है, थोर्न टाइप से होते हैं, सो इसीलिए इसको प्रिकली क्लासिफिकेशन के अंदर भी लिया जाता है। सो जो प्रिकली नेचर है दैट इज मोनोजेनिक एंड इट इज़ जो प्रिकली है दैट इज डोमिनेंट टू नॉन प्रिकली। ठीक है, फिर है फ्रूट क्लस्टरनेस जो है वो किस कंट्रोल होता है? मोनोजेनिक होता है वो। और जो क्लस्टरनेस है दैट इज पार्शली डोमिनेंट टू सोलिटरी नेचर, मतलब क्लस्टरनेस वो ज़्यादा देखने को मिलती है देन सोलिटरी नेचर। फिर है फ्रूट साइज की बात करें, फ्रूट साइज जो होता है वो भी मोनोजेनिक होता है। ठीक है, एक जिन से कंट्रोल होता है। और जो लार्ज साइज फ्रूट है, जो लार्ज साइज है दैट इज पार्शली डोमिनेंट टू स्मॉल साइज फ्रूट। फिर है फ्रूट का कलर भी मोनोजेनिक होता है एंड इट इज़ जो पर्पल कलर है दैट इज डोमिनेंट टू ग्रीन कलर। उसके बाद हम देखें इसमें क्लाइमेट देखें तो जो ब्रिंजल है वो मेनली हम कौन से सीजन में उगाते हैं? वार्म सीजन में उगाते हैं। हमने देखा था ये क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट है। ठीक है, सो वार्म सीजन में उगाते हैं तो ये क्या है? जनरली ससेप्टिबल टू फ्रोस्ट, मतलब ज़्यादा फ्रोस्ट होगी तो ये प्लांट मर जाएगा। ठीक है, फेवरेबल टेम्परेचर हम देखें प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल टेम्परेचर है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और लो टेम्परेचर अगर है ज़्यादा, लो टेम्परेचर की वजह से क्या क्या हो सकता है इसके अंदर? ओवरी स्प्लिटिंग हो जाएगी। ठीक है, लो टेम्परेचर से ओवरी भी स्प्लिटिंग हो सकती है और मेनली लो टेम्परेचर की वजह से इसमें शॉर्ट स्टाइल्ड फ्लावर ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, शॉर्ट स्टाइल फ्लावर ज़्यादा बनते हैं। फिर बात करें सीड जर्मिनेशन की, सीड जर्मिनेशन जो है वो कौन से टेम्परेचर पे ज़्यादा होती है?
अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है वो 50% तक होनी चाहिए। सो टेम्परेचर इसमें 20 से 25 डिग्री तक हम कह सकते हैं। जनरली 25 इज़ ऑप्टिमम फॉर सीड जर्मिनेशन। और ट्रांसप्लांटिंग किस टेम्परेचर पे बेस्ट होती है? तो ट्रांसप्लांटिंग टेम्परेचर क्या होता है इसका? 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये था इसका क्लाइमेट और कैसे इसको टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो सब हमने पढ़ा। फिर हम बात करें इसमें सॉइल की। सो सॉइल जो होती है जनरली इसके अंदर हम वाइड रेंज ऑफ सॉइल यूज कर सकते हैं। सो जो सिल्ट लोम और क्ले लोम सॉइल होती हैं उनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? हैवी प्रोडक्शन करते हैं, मतलब वो जनरली हम प्रीफर करते हैं इसके प्रोडक्शन के लिए। लेकिन हमें अर्ली क्रॉप लेनी है तो अर्ली क्रॉप के लिए सैंडी लोम सॉइल इज़ द बेस्ट। ओके, और जो सॉइल का पीएच होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? लगभग 5.5 to 6। दिस इज़ द पीएच। ठीक है, फिर बात करें सीजन कि किस टाइम पे हम इसको ग्रो करते हैं। सो नॉर्दर्न कंडीशन की हम बात करें, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के अंदर हम जनरली 2 बार इसको शोइंग करते हैं इसकी। पहली है जून जुलाई के अंदर। जून जुलाई में हम ऑटम विंटर क्रॉप के लिए करते हैं, और जो नवंबर है उसमें हम स्प्रिंग समर के लिए करते हैं। ठीक है, सो जो जून जुलाई के अंदर हम जो शोइंग करते हैं उसके अंदर जो ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो हमारे सीडलिंग्स होते हैं वो कितने दिन के बाद तैयार हो जाते हैं? जनरली 3 to 4 वीक के बाद। और जो नवंबर में हम करते हैं उसमें जनरली ये 4 से 6 वीक ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम देखें अदर जो पार्ट है कंट्री के उसके अंदर हम ये जून से सितंबर तक हम कर सकते हैं, और फिर से हम इसमें दिसंबर जनवरी में कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम हिल्स की तो हिल्स में ये मार्च और अप्रैल, मतलब मेनली जो समर सीजन होता है उसके अंदर ही ये हिल्स पे ग्रो किया जाता है। सो मार्च अप्रैल में हम इसको कर सकते हैं और ट्रांसप्लांट कर सकते हैं हम मई के अंदर। तो ये थे इसके अंदर सीजन। सॉइल क्या है इसमें, सीजन क्या है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें सीड रेट की। सो सीड रेट जो है अगर हम वैरायटी के लिए बात करें तो वैरायटी के लिए होता है 300 से 400 ग्राम। ये कई बार 200 ग्राम से 300 ग्राम भी दे सकते हैं। ठीक है, और किसी में 275 से इसको 300 ग्राम। तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 300 to 400 ग्राम पर हेक्टेयर कर सकते हो वैरायटी के लिए। और हाइब्रिड के लिए हम बात करें, हाइब्रिड के लिए होता है 150 से 200 ग्राम पर हेक्टेयर। और 1 ग्राम जो सीड होता है, 1 ग्राम सीड, इसके अंदर कितने सीड आ सकते हैं? 250 सीड। अब बात करें इसके टेस्ट वेट की, तो टेस्ट वेट जो होता है इसका वो रेंज करता है 4.3 से 5.2 ग्राम तक। ठीक है, उसके बाद देखें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के देखें इसके अंदर। सो न्यूट्रिएंट इसके अंदर जो कॉपर होता है, कॉपर, ठीक है, कॉपर क्या करता है इसमें? नंबर ऑफ फ्लावर और फ्रूट्स को क्या करता है? इम्प्रूव करता है। उसके बाद जिंक की बात करें, जिंक जो है वो फ्रूट के वेट को इम्प्रूव करता है, मतलब उसको वेट गेन करने में ये कौन हेल्प करता है? जिंक। और जो मैग्नीज जो है दैट अफेक्ट ऑन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। ठीक है, ये फ्रूटिंग और फ्लावरिंग को इन्हांस करेगा। फिर हम इसके अंदर अगर हम बोरोन का, मैग्नीज का, कॉपर का या जिंक का स्प्रे करते हैं दैट स्टिमुलेट फोटोसिंथेसिस एंड इंक्रीजेज शुगर लेवल। ओके, सो ये थे इसके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। फिर हम देखें वीड कंट्रोल। तो मेनली इसमें कौन सा वीड आता है? ओरोबैंके। ओरोबैंके को हम ब्रूम रेप भी बोलते हैं। ठीक है, सो जो ओरोबैंके है ये क्या होता है? एक टोटल रूट पैरासाइट होता है, मतलब इसकी रूट के ऊपर ये क्या करेगा? ग्रो करेगा। और ये क्या आता है? एक होस्टोरिया कनेक्शन बना लेता है। ठीक है, मतलब अपनी ये सेल्स टिश्यू जनरेट करके इसके रूट्स के अंदर उनको इंसर्ट कर देता है और वहाँ से क्या करता रहता है? न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करता रहता है। कंप्लीटली उस पर डिपेंड करता है ये अपने फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए। अब हम इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हम इसके लिए 1 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं फ्लूक्लोरीन का। ठीक है, पर हेक्टेयर। और उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं? हैंड वीडिंग कर सकते हैं आफ्टर 30 डेज ऑफ आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर हार्वेस्टिंग की। सो हार्वेस्टिंग जो है इसके अंदर
वो जनरली क्या होता है कि एक टाइम पे सारे फ्रूट नहीं पकते हैं, तो अगर हम 7 से 10 दिन के इंटरवल पे हम इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें सो जो अर्ली क्रॉप्स होती हैं, अर्ली क्रॉप में कितनी यील्ड आती है, अर्ली क्रॉप के अंदर लगभग 30 टन पर हेक्टेयर यील्ड आती है। ठीक है, थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप होती हैं उनमें थोड़ी सी यील्ड बढ़ जाती है, दैट इज़ अप्रोक्स 35 टू 40 टन पर हेक्टेयर। और जो F1 हाइब्रिड्स होते हैं, F1 हाइब्रिड्स में कितनी आती है, 40 से 80 टन पर हेक्टेयर। तो ये क्या थी, इसमें यील्ड कितनी होती है। फिर बात करें हम इसके स्टोरेज की। सो जो स्टोरेज है, सो मेनली अगर हमें उसके सीड स्टोरेज की बात करें, अगर हमने सीड को लंबे समय तक स्टोर करना है तो उसमें हम मॉइस्चर लेवल कितना कर देंगे, उसको हम ड्राई कर देंगे अप टू 6% मॉइस्चर लेवल तक। ठीक है, एंड ग्रीन फ्रूट्स जो होते हैं, ग्रीन फ्रूट जो होते हैं उनकी क्या होती है, लॉन्गेस्ट सेल्फ लाइफ होती है, जो कि होती है अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स। ठीक है, तो ग्रीन फ्रूट्स हैव लॉन्गेस्ट सेल्फ लाइफ दैट इज़ 4 वीक्स एंड इट कैन बी स्टोर्ड। हम इनके फूड को स्टोर कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और 92% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और हम कितने समय के लिए स्टोर कर पाएंगे, 2 से 3 वीक के लिए। नेक्स्ट इसमें हम कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, जैसे है कैलिक्स विदरिंग। ठीक है, इसमें कैलिक्स की विदरिंग हो जाती है और ये क्या होता है, बिटवीन कब होता है, ये होता है मिड फेब में और मिड अप्रैल के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, जो फ्रूट होता है वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है कलर में, रेडिश ब्राउन हो जाएगा और जनरली जो नॉर्मल कलर है उसका, नॉर्मल लस्टर है वो नहीं रहेगा, जिससे उसमें मार्केटिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मार्केटिंग उसकी क्या होगी, अच्छे से हम नहीं कर पाएंगे। सो अफेक्टेड फ्रूट जो होता है दैट हैव मच हाइयर कैल्शियम, उसमें क्या होता है, कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है और जो नाइट्रेट कंटेंट है वो भी उसके अंदर इंक्रीज हो जाता है। जब हम एक बात करें हेल्दी फ्रूट की बात करें तो उसके कंपैरिजन में इसमें हाई कैल्शियम लेवल और हाई नाइट्रोजन लेवल होता है। ठीक है, सो ये था कैलिक्स विदरिंग। नेक्स्ट है पुअर फ्रूट सेट, मतलब फ्रूट सेटिंग में दिक्कत आ रही है। सो हमने इसके अंदर डिफरेंट काइंड के हमने इसके अंदर फ्लावर पढ़े थे, तो उसमें क्या, सो हमने देखा था कि फ्लावर इसके अंदर सोलिटरी भी होते हैं और क्लस्टर भी होते हैं। जनरली जो सोलिटरी फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, मेनली उनमें क्या होता है, लॉन्ग और मीडियम स्टाइल होता है। ठीक है, फिर बात करें हम क्लस्टर जो होता है उसमें क्या होता है, मिक्सचर ऑफ चारों जो टाइप के फ्लावर थे उनका मिक्सचर मिलेगा क्लस्टर में। सो जो रेशियो होता है शॉर्ट स्टाइल का टू लॉन्ग और मीडियम स्टाइल का क्लस्टर के अंदर, वो कितना होता है, 3 to 4:1। मतलब जो शॉर्ट स्टाइल है वो ज़्यादा है और जो मीडियम है और लॉन्ग स्टाइल है वो क्या होते हैं, कम होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि फ्रूट सेट नहीं होता। हमने देखा था कि सूडो शॉर्ट स्टाइल वाले और जो शॉर्ट स्टाइल वाले उनके अंदर तो फ्रूट सेट होगा ही नहीं, तो इनके अंदर उस वजह से क्या होता है, पुअर फ्रूट सेट होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, नेचुरल ड्रॉप, मतलब नेचुरली क्या होते हैं, फ्रूट अपने आप ही ड्रॉप हो जाते हैं। सो जो मीडियम स्टाइल फ्लावर होते हैं उनमें ये दिक्कत कितनी होती है, 50% तक होती है, और जो लॉन्ग स्टाइल फ्लावर होते हैं उसमें ये 30% तक होती है, मतलब अपने आप ही इनके फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये क्या थी, पुअर फ्रूट सेट के कारण क्या क्या थे इसके अंदर हमने पढ़ा। ठीक है, फिर हम देखें इसके बाद कि कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम। तो कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, मेनली ग्रोथ हार्मोन्स ही यूज करते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स ही हम यूज करते हैं। ठीक है, सो हम अप्लीकेशन कर सकते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स की, जैसे कि हम स्प्रे कर सकते हैं प्लांट पे 2 ppm 2,4-D एट फ्लावरिंग स्टेज। ठीक है, या फिर जब बहुत कम उसके ऊपर फ्लावर अपीयर हो रहे हैं क्लस्टर के अंदर, उस टाइम पे हम 2 ppm 2,4-D हम स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखें स्प्रे कर सकते हैं 60 ppm NA और 500 ppm PCPA। ठीक है, एट फुल ब्लूम स्टेज। ठीक है, तो हम ग्रोथ रेगुलेटर का यूज करके हम फ्रूट सेट को इन्हांस कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम देखें हम 2,4-D जो है, सो जो 2,4-D हम यूज करते हैं 2 ppm, ये क्या क्या करता है, इट इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी। ठीक है, 2,4-D क्या करता है, पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। उसके अलावा इट इंक्रीजेज फ्रूट सेट को इंक्रीज करता है और हमारी टोटल यील्ड को भी ये इंक्रीज करता है। ओके, नेक्स्ट इसमें हम देखें पेस्ट और डिजीज कौन कौन से हैं।
ठीक है। तो पेस्ट और डिजीज़ की हम बात करें तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं डिजीज़ कौन कौन सी आती हैं। तो हम देखें इसके अंदर फोमोप्सिस ब्लाइट, ठीक है, फोमोप्सिस ब्लाइट आती है। उसमें क्या होता है, जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, ब्लाइट अपीयरेंस आ जाती है, वो येलो, ऐसे येलो और ये ब्राउन कलर के ऐसे पैचेस पड़ जाते हैं, ठीक है। और जो फ्रूट होता है उस पर क्या होते हैं, ऐसे सनकन स्पॉट्स आ जाते हैं, वाटर सोक्ड सनकन स्पॉट आ जाते हैं, धसे हुए ऐसे, जैसे पूरा यहाँ से एरिया गल जाता है, ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे, और इसमें अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल गल गया है, ये सनकन सा हिस्सा हो गया है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, फोमोप्सिस ब्लाइट की वजह से हो रहा है। ये किस वजह से होता है, फोमोप्सिस वैक्सेंस, ये इसका क्या है, पैथोजन, ठीक है। मेनली जो ये प्रॉब्लम है ये कहाँ पे सीरियस होती है, जब हम सीड प्रोड्यूस करते हैं। सीड प्रोडक्शन के लिए जब हम देखते हैं तो सीड प्रोडक्शन के टाइम पे ये मेजर प्रॉब्लम होती है, ओके। अब हम इसके अंदर कंट्रोल की बात करें। कंट्रोल हम इसके अंदर कैसे कर सकते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं सीड्स का। हॉट वाटर ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे ऊपर फॉर 30 मिनट, ठीक है। उसके अलावा हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं बाविस्टिन से 1 ग्राम पर केजी, और हम कैप्टान के साथ कर सकते हैं, दैट इज़ 2.5 ग्राम पर केजी, ठीक है। कैप्टान या थीरम से हम बाविस्टिन से जो फंगल डिजीज से बचाने के लिए जो सीड ट्रीटमेंट करते हैं वो जनरली हम यही करते हैं। उसके अलावा हम इसमें कौन सी वेराइटीज़ हैं जो यूज कर सकते हैं। सो रेजिस्टेंस वेराइटी जो हम यूज कर सकते हैं वो है पूसा भैरव, पंत सम्राट एंड फ्लोरिडा मार्केट। सो दीज वेराइटीज आर रेजिस्टेंट टू फोमोप्सिस ब्लाइट। आफ्टर दैट हम देखें जो नेक्स्ट जो कॉमन डिजीज आती है, जो कि सोलेनेसियस क्रॉप की नर्सरी के अंदर आती है, वो क्या है, डंपिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ जो रहती है, डैम्पिंग ऑफ के अंदर जो हमने टोमेटो में पढ़ा था, सेम वैसे ही कैरेक्टर आते हैं यहाँ भी, ठीक है। प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ, यहाँ पे भी वही होता है। कौन कॉज करता है, पीथियम डिबारियनम, राइजोक्टोना सोलानी, फाइटोपैथोरा पैरासिटिका एंड वर्टिसिलियम arboretum. These are the causal organism for damping off. Okay, so here we can say this is healthy, ये healthy plants है, these are healthy plants। और हमने देखा यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे प्लांट्स बिल्कुल इनकी हालत ख़राब हो चुकी है। सो क्या होता है, जो कोलर रीजन होता है वहाँ से हमारा प्लांट का हिस्सा होता है बिल्कुल गल सड़ जाता है, और वो क्या होता है, टोपल डाउन हो जाते हैं उस जगह से, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, एक तो हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं सीरेसन से, ठीक है। उसके अलावा हम कैप्टान भी यूज़ कर सकते हैं, थीरम भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं बाय ड्रेंचिंग 1% फॉर्मल्डिहाइड, ओके। और हमें क्या होना है, जो ज़्यादा इसको इरिगेट नहीं करना है, एक्सेस इरिगेशन से इसको बचाना है, ताकि हमारा कोलर रीजन जल्दी से गले सड़े ना, ठीक है। सो ये था क्या मेन इम्पोर्टेंट डिजीज ऑफ नर्सरी, जो कि है डैम्पिंग ऑफ। फिर हम इसके अंदर और इम्पोर्टेंट डिजीज जो है इससे, उसमें आती है फ्यूजेरम विल्ट। फ्यूजेरम विल्ट किससे होती है, फ्यूजेरम सोलानी से होती है। एक है वर्टिसिलियम विल्ट, वर्टिसिलियम दहलिये से होती है। और जो फ्यूजेरम विल्ट और वर्टिसिलियम विल्ट है, दीज आर द मेन वस्कुलर डिजीज, मतलब जो मेजर हमारे जो वस्कुलर सिस्टम जो होता है प्लांट का, उसको ये बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट अपटेक में प्रॉब्लम आती है। तो दीज आर द मेजर वस्कुलर डिजीज, ओके। उसके बाद है सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट है वो कौन काज करता है, दिस इज काज बाय सर्कोस्पोरा इगेनुअला, ओके। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट है हमारी बैक्टीरियल विल्ट। बैक्टीरियल विल्ट है, उसका काजुअल ऑर्गेनिज्म है सुडोमोनाज सोलेनेसियरम, ठीक है। ये एक सोइल बोर्न डिजीज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिजीज है ये, हम इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। सो जो इसमें क्या होता है, वस्कुलर सिस्टम होता है जो वो हो जाता है ब्राउन कलर का, ठीक है, मतलब वस्कुलर सिस्टम की फंक्शनिंग के ऊपर असर आ रहा है इसके अंदर भी। फिर ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स हो जाती है, और उसके बाद इसमें आ जाती है विल्टिंग। पहले लीव्स ड्रॉप हो जाएंगे, फिर ये प्लांट पूरा विल्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें सिम्टम मेन होता है बैक्टीरियल ऊज, मतलब हम इसके लिए ऊज टेस्ट भी करते हैं। तो बैक्टीरियल ऊज इसके अंदर से निकलता है, अफेक्टिव प्लांट से एक सब्सटेंस बाहर निकलता है, ऊज आउट होता है, दैट इज बैक्टीरियल ऊज, ओके।
और मेनली ये पूरे इंडिया के अंदर सीरियस डिजीज है, लेकिन मेनली कहाँ ज़्यादा पाई जाती है, वेस्ट बंगाल में एंड उड़ीसा के अंदर। सो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दीज आर द विल्टिंग प्लांट्स हियर, ठीक है, पूरे प्लांट विल्ट हो चुके हैं, ठीक है, इनका सिस्टम पूरा जो वस्कुलर सिस्टम है ब्राउन हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। एंड इसके कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, सो सॉइल बोर्न डिजीज है, ऑल्सो वी कैन डू सीड ट्रीटमेंट विद हॉट वाटर ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं एट 52 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, ओके। और रेजिस्टेंट वेराइटीज़ जो है हम यूज़ कर सकते हैं, हमने पहले वेराइटीज़ के अंदर भी पढ़ा था कि कौन कौन सी वेराइटीज़ हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। सो रेजिस्टेंस वेराइटीज़ में कौन सी वेराइटीज़ हैं, पूसा पर्पल क्लस्टर, पंजाब क्रांति, अर्काशील, अर्का कुसुमकार, अर्का निधि, अर्का केशव, अर्का नीलकंठ एंड पंत ऋतुराज, ठीक है। तो ये वेराइटीज़ हम बैक्टीरियल विल्ट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर है इसके अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कौन सी है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ठीक है। जो लिटिल लीफ है वो किसकी वजह से होती है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। मेनली हम कह सकते हैं माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स, तो मेनली ये माइकोप्लाज्मा की वजह से होती है। ये जो 1939 के अंदर जो थॉमस थे और कृष्णस्वामी थे, उन्होंने पहले बार इसको इंडिया के अंदर रिपोर्ट किया था कि लिटिल लीफ ब्रिंजल में होती है, वो इन दोनों ने बताया था। और ये किससे होती है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स। और मेनली जो क्रॉप लॉसेस होते हैं इसकी वजह से वो कितने हो सकते हैं, 40 से 80% तक, ठीक है। फिर देखिए ट्रांसमिशन किस वजह से होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन होता है लीफ हॉपर से, जो कि जैसिड है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, अमारस्का डिवास्टेंस एंड हिशिमोनस फाइक्टिस, ठीक है, या फिर सिस्टिसिस फाइक्टिस कह सकते हैं। और इसके कंट्रोल हम देखें, जो लिटिल लीफ है उसमें क्या हो जाता है कि जो लीव्स हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे हो जाएंगे। हम इसके सिम्टम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। इसके कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल में क्या होता है, रोगोइंग, हम जो भी अफेक्टेड प्लांट है, क्योंकि वायरल डिजीज है, ट्रांसमिशन हो रहा है। अब एक बार हम बात करें कि जो वेक्टर होता है उसका ETL कितना होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल कितना होना चाहिए एक वेक्टर का, तो एक वेक्टर है, तो अगर एक वेक्टर है तो वो भी क्या कर देगा, उस डिजीज को स्प्रेड कर देगा। तो जो वेक्टर होता है उसका ETL लेवल क्या होता है, 0 होता है। फिर कंट्रोल में हम क्या कर सकते हैं, जो रोगोइंग कर सकते हैं अफेक्टेड प्लांट्स की, ताकि अगला ट्रांसमिशन ना हो आगे। हम मेनली वेक्टर को रोकने की कोशिश करेंगे कि वेक्टर उसको डिजीज को स्प्रेड ना करे, ठीक है। और जो सीडलिंग्स हैं उनकी रूट्स को हम डिप करेंगे किसके अंदर, 0.1% टेट्रासाइक्लिन के अंदर। जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उस टाइम पे हम उनकी रूट्स को 0.1% टेट्रासाइक्लिन का जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर डिप करेंगे और उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट करेंगे ताकि वो डिजीज ना आए। अब रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हम इसके अंदर कौन सी हैं, पूसा पर्पल क्लस्टर है, पूसा पर्पल लॉन्ग है और पूसा पर्पल राउंड है। दीज आर द रेजिस्टेंस वेराइटीज। आपको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, सारी पूसा की वेराइटीज़ हैं, PPC, PPL एंड PPR, ठीक है। नेक्स्ट देखें हम इसके अंदर सिम्टम कौन से आते हैं इसके अंदर, तो इसके बिल्कुल आप देख रही हैं बिल्कुल प्लांट कैसा हो गया, एक बुश जैसा हो गया, एक झाड़ी जैसा हो गया, छोटा सा प्लांट। तो इसके अंदर जो लीव होते हैं, प्लांट जो होते हैं, दोनों ही क्या हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, स्मॉल हो जाते हैं। एंड नोड और इंटरनोड है वो भी साइज में रिड्यूस हो जाते हैं। इसके लीव्स जो है वो येलो हो जाएंगे और प्लांट वो है एक झाड़ी की तरह दिखेगा, एक बुश की तरह दिखेगा। एंड नो फ्रूटिंग इफ फॉर्म दे बिकम स्मॉल एंड हार्ड, मतलब जनरली कोई फ्रूटिंग होगी ही नहीं, अगर हुई भी तो छोटे छोटे फ्रूट होंगे और वो भी हार्ड होंगे, उनकी खाने लायक वो बिल्कुल नहीं रहेंगे, इनएडिबल होंगे वो। तो ये थी लिटिल लीफ डिजीज। नेक्स्ट हम बात करें इसके इंसेक्ट पेस्ट की। इंसेक्ट पेस्ट के अंदर जो मेन इसका पेस्ट है वो है शूट एंड फ्रूट बोरर, ठीक है। शूट एंड फ्रूट बोरर इसका मेन पेस्ट है,
जिसका साइंटिफिक नेम बात करें तो है ल्यूसिनोड्स ऑर्बोनेलिस। ये आपको याद रखना है कि इसके शूट एंड फ्रूट बोरर का क्या नाम है, ठीक है। जैसे टोमेटो के अंदर कौन सा था, हेलिकोवर्पा था, और मेनली इसके अंदर कौन सा है, ल्यूसिनोड्स ऑर्बोनेलिस। नेचर ऑफ डैमेज किस तरह से करता है, मेनली जो इसका मेन टिपिकल जो डैमेज होता है वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये क्या करता है, जो इसका टॉप रीजन होता है वहाँ पे जो लार्वा होता है उसको बोर कर देता है, उसकी विल्टिंग कर देता है, जिससे ये आपको इसका जो टॉप है ऐसे टॉपल डाउन हो जाता है, ठीक है। विल्टिंग के कारण आपको पूरी क्रॉप के अंदर सबसे पहले सिम्टम यही दिखाई देंगे। आप इसमें देख सकते हैं कि जो भी इसके अंदर प्लांट है सबके टॉप हैं टॉपल डाउन हो गए हैं और सूख गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें क्या क्या करता है, ये हर जगह पे बोर कर देगा, जहाँ इसको दिखा वहीं टनल बनाता चला जाएगा, वहीं पे इसको खाता चला जाएगा, ठीक है। पीटियोल्स को भी खा लेगा, मिड रिब्स को भी खा लेगा, ठीक है। यंग शूट्स हैं उनको भी, और विदरिंग के अंदर विदरिंग हो जाएगी, पूरे इसको प्लांट को ये डिस्ट्रॉय कर देता है अगर हाँ इसको सही टाइम पे यहाँ नहीं रोका जाए, ठीक है। और जब जो फ्रूट ये इन्फेस्ट करता है वहाँ पे ये क्या करता है, एक्सक्रीट भी करता है। तो जहाँ जहाँ इन्फेस्टेशन होता है वहाँ से क्या आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है, तो एक फॉल स्मेल वहाँ से एमिट होती है। फिर हम देखें जो लार्वा है, लार्वा की फीडिंग से हम पहले पढ़ गए कि उससे क्या क्या होता है, विल्टिंग ऑफ शूट्स एंड फ्रूट रोटिंग हो जाती है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है। सबसे पहले हम इस स्टेज के ऊपर इसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। ये इसका अडल्ट है, ठीक है। और ये देखो इसने स्टेम के ऊपर पूरा इसको स्टेम को खा लिया है, पूरे लीव्स को ये खा चुका है, पूरी वेन सिर्फ लीव्स के साथ साथ वेन को भी नहीं छोड़ता है ये, और फ्रूट के अंदर होल कर देता है। फ्रूट पूरा इनलार्ज भी नहीं हो पाता है। समटाइम्स जो बर्ड्स के अंदर ये डैमेज करता है तो वो बर्ड्स ही क्या हो जाते हैं, ड्रॉपिंग ऑफ बर्ड्स हो जाती है, ठीक है। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम, एक तो इसको शुरू में ही हम आइडेंटिफाई करें, ठीक है। जो सबसे पहले हम इसको रेगुलर हम देखते रहें कि भाई किस स्टेज पे, ये जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं तब से ही आना शुरू हो जाता है और लास्ट तक ये इसके आने के चांसेस रहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, रिमूव द इन्फेस्टेड शूट और फ्रूट्स रेगुलरली, हम उनको रेगुलरली रिमूव करें। उसके अलावा हम स्प्रे कर सकते हैं मोनोक्रोटोफॉस, जिसको नुआक्रोन भी बोलते हैं, और स्पिनोसैड, तो इसका हम स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा हम रेजिस्टेंट वेराइटीज इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। रेजिस्टेंट वेराइटी जो है शूट एंड फ्रूट बोरर के लिए वो है पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पंजाब बरसाती एंड पंजाब नीलम। ये है इसकी कंट्रोल। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें इम्पोर्टेंट जो है इसका पेस्ट, वो है एपिलेक्ना बीटल या फिर हड्डा बीटल। अब ये कैसे डैमेज करता है, ये क्या करेगा, इसका अडल्ट भी डैमेज करेंगे और इसके ग्रब भी डैमेज करेंगे। ये लीव्स को ऐसे स्क्रैप कर देते हैं, जैसे ये लीव्स है ये ऐसे उसके स्क्रैप्स के निशान दिखेंगे, मतलब जहाँ जहाँ ये स्क्रैप होंगे वहाँ पे लीव नहीं होगा, वहाँ पे बिल्कुल खाली जगह होगी। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये पूरे लीव्स को स्क्रैप करके इसने खा लिया है। इस ग्रब ने इस लीव को स्क्रैप करके खा लिया है, क्लोरोफिल नहीं छोड़ा है, मेनली वेन बच जाते हैं आखिरी के अंदर। सो इसके अंदर क्या होता है, इट फीड वोरेसली ऑन द लीव्स बाय स्क्रैपिंग, और क्लोरोफिल कंटेंट को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। उसके अलावा स्केलेटनाइज पैचेज हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल लगता है कि भाई एक शरीर है उससे मांस निकाल लिया गया है और उसकी हड्डियाँ लटक रही हैं, उस तरह इस पत्ते का हाल हो जाएगा, ठीक है। और बाद में वो बेचारा ड्राई हो जाएगा। तो ये पूरा इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली, ये पूरा इसको ऐसे जालीदार बना दिया, जाली नुमा, जैसे कि हमने इसके अंदर जाली की खिड़कियाँ लगा रखी हो, ठीक है। और इसके अंदर ये है इसका ग्रब, और ये क्या है इसका अडल्ट। इसका जो अडल्ट होता है आप उसको कंफ्यूज नहीं करिएगा लेडी बर्ड के साथ, ठीक है। जनरली जो हड्डा बीटल होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, बॉडी के ऊपर 28 स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। ये स्पॉट जो दिखते हैं ऐसे यहाँ पे, ये इस पे स्पॉट जो दिख रहे हैं ये कितने होते हैं, जनरली 28 होते हैं, ठीक है। और लेडी बर्ड के और इसके हम आगे डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम, इसको कंट्रोल करने के लिए हम
हैंड पिकिंग कर सकते हैं ग्रब्स की, उनको हाथ से उनको हटा सकते हैं अडल्ट को भी, ठीक है। या फिर जो इन्फेस्टेड लीव्स होते हैं जहाँ पे उन्होंने अपने एग्स दे रखे हैं, उनको हम मैन्युअली उनको वहाँ से तोड़ के किसी जगह पे डंप कर सकते हैं, ठीक है, उनको नष्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मोनोक्रोटोफॉस हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं 1.25 ml पर लीटर। और रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं इसकी, वो है अर्का शिरीष, ठीक है, रेजिस्टेंस टू हड्डा बीटल। अब हम देखें लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लेडी बर्ड है या फिर ये क्या है, हड्डा बीटल है। जो हड्डा बीटल होती है वो क्या होती है, एक पेस्ट होती है। सबसे पहली बात ये क्या होती है, एक पेस्ट। ये हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती है। और ये है लेडी बर्ड। लेडी बर्ड जो होती है वो क्या होती है, एक बेनिफिशियल इंसेक्ट होती है, ठीक है। और ये मेनली जो सॉफ्ट बॉडीड जो इंसेक्ट होते हैं जो कि क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे एफिड हो गए, उनको क्या करते हैं, खाती है। और ये क्या होती है, पॉलीमॉर्फिक होती है। पॉलीमॉर्फिक मतलब इसकी अलग अलग वो मिलेंगी, मतलब डिफरेंट टाइप की आपको लेडी बर्ड देखने को मिलती हैं। किसी के ऊपर कितने स्पॉट होते हैं, किसी पे कितने होते हैं, ये डाइवर्सिटी ऑफ लेडी बर्ड मिलती है आपको। इट इज़ अ बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड इट इज़ फीड ऑन सॉफ्ट बॉडीड, ठीक है। जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाएंगे ये उनको नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। लार्वे जो और अडल्ट दोनों इसके प्रीडेटर की तरह एक्ट करते हैं, दोनों ही प्रीडेटर होते हैं। और इकोनॉमिकली ये बेनिफिशियल इंसेक्ट है हमारे लिए, ठीक है। और हड्डा बीटल की बात करें, हड्डा बीटल को हम 28 स्पॉटेड लेडी बर्ड भी बोलते हैं, ये इसको नाम दिया गया है। ये एक पेस्ट है, और पेस्ट तो पता ही है आपको, जो हमारे को इकोनॉमिकली क्या करे, डैमेज करे, वो एक पेस्ट होता है, ठीक है। इसके लार्वा और इसके अडल्ट दोनों के दोनों क्या करते हैं, ब्रिंजल क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं, कोई हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। और ये मेजर पेस्ट होता है ब्रिंजल क्रॉप का, और हमें इकोनॉमिकल डैमेज करता है। तो ये थे इनके डिफरेंसेस। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है जैसिड। जैसिड इसके अंदर आता है, जिसको लीफ होपर भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है मास्का बिगुटुला, ठीक है। और मेनली हमने इसको पढ़ा था। ये क्या करता है हमारी, ये एक वेक्टर का काम भी करता है। और इसके जो अडल्ट और नीम्फ होते हैं वो क्या करते हैं, उसको जो लीव्स होते हैं उसके सैप को क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, उसको डिफोलिएट उसके मतलब क्लोरोफिल को ख़त्म कर देते हैं। और उसके अलावा क्या होता है, ऊज आउट सुगरी लिक्विड कॉल्ड हनी ड्यू। एक हनी ड्यू एक्सक्रीट करते हैं ये, जो एक सूटी मोल्ड होता है। और ये क्या करता है, पूरे जो पत्ता होता है ना उसके ऊपर क्या हो जाती है, फंगस लग जाती है, तो उसको सूटी मोल्ड बोलते हैं। वो ब्लैक हो जाता है, और उसके ब्लैक होने के कारण क्या होगा, उसके अंदर क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को रोकते हैं। अब इसको कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, स्प्रे 0.05% डाइमेथोएट या रोगोर हम छिड़क सकते हैं। और रेजिस्टेंट वेराइटीज जो है H4, T3 या फिर पंत सम्राट, वो हम यूज कर सकते हैं इसके खिलाफ। नेक्स्ट जो पेस्ट है वो है रेड स्पाइडर माइट। रेड स्पाइडर माइट जो होती है ये भी क्या करते हैं, जो अडल्ट होते हैं वो सैप को सक करते हैं एंड कॉज ब्लोचिंग ऑफ लीव्स। जिसमें लीव्स पे ब्लोचेज हो जाते हैं, अलग अलग ऐसे धब्बे से पड़ जाते हैं, जहाँ जहाँ से ये सेल को सब कर इसके सैप को सक कर लेते हैं। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम डस्टिंग ऑफ सल्फर एट द रेट ऑफ 20 to 25 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। ये एंडोसल्फान बैन हो गया अभी, तो ये हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें इसके अंदर, जो इसके अंदर और नॉर्मल पेस्ट जो आते हैं जैसे ब्रिंजल फ्रूट बोरर है, जो हेलिकोवर पार्मिजेरा, ठीक है। ये एक पॉलीफेगस पेस्ट होता है, ये कहीं भी चला जाता है, इसको कुछ भी मिल जाए ये वही खा लेता है। द लार्वा जो होता है इसके फीड करते हैं लीव्स पे भी और फ्रूटिंग बॉडीज़ के भी, ये भी वही काम करता है। ये भी जहाँ खाता है वहीं पे एक्सक्रीट कर देता है और उसको पूरे मटेरियल को ख़राब कर देता है, ठीक है। फ्रूट को पूरी तरह से ख़राब कर देगा और उसको बिल्कुल खाने लायक नहीं छोड़ेगा। ईटिंग अवे द इंटरनल कंप्लीटली उसको खा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है स्टेम बोरर। स्टेम बोरर कौन है, ये यूजोफेरा पार्टिसेला, ठीक है। ये क्या करेंगे, जो कैटरपिलर है दैट डैमेज एंड फीड ऑन द मेन स्टेम, इसके स्टेम को पूरे को ये
ऐसे ही उसको पूरे को अंदर से खोखला कर देते हैं, ठीक है। टनल्स बना देंगे ये उसके अंदर, जिससे क्या होता है पूरा प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, स्टंटिंग हो जाती है और प्लांट की विदरिंग हो जाती है। और जनरली ये कौन सी लेटर स्टेज पे देखने को मिलता है, क्रॉप की जो लेटर स्टेजेज होती हैं वहाँ पे हमें ये पेस्ट देखने को मिलेगा। आखिरी पेस्ट जो है हमारा वो है रूट नोट निमेटोड्स, ठीक है। मतलब जो रूट्स होते हैं वहाँ पे नोट्स बना देता है ताकि न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन अच्छे से ना हो। सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्लांट पैरासिटिक निमेटोड। इसके अंदर कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं, ये मेलेडोगाइनी स्पीसीज होती है इसके अंदर, इकोग्निटा भी हो सकती है या फिर जावानिका स्पीसीज हो सकती है। इंडिया के अंदर ये कॉमन ये स्पीसीज मिलती हैं। और जो इन्फेस्टेशन जो होती है इसकी ब्रिंजल के अंदर बहुत ही कॉमनली इसके अंदर पाई जाती है। इसमें आप सिंपली देख सकते हैं इसके हिसाब से, ये है हमारी सिंपल रूट जहाँ पे हम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इजीली हो सकता है। और ये क्या है, इसके ऊपर पूरे नोट्स बन गए हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन इसने इम्पेयर कर दिया है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं होगा अब। उसके बाद देखिए जो डैमेज है इसका मोर हार्मफुल कौन से स्टेज पे होता है, सीडलिंग पे होता है। ओल्डर प्लांट की वजह ये सीडलिंग को ज़्यादा अफेक्ट करता है। और जो निमेटोड है वो रूट्स को अफेक्ट करके उनके अंदर रूट गोल्स बना देते हैं, जैसे आपने पिक्चर में देखा। एंड जो अफेक्टेड प्लांट है वो स्टंटेड हो जाएगा एंड लीव्स शो क्लोरोटिक सिम्टम, मतलब जब उसके अंदर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है तो सारे लीव्स कैसे हो, पीले पड़ जाते हैं, ठीक है, क्लोरोटिक हो जाते हैं। और इन्फेस्टेशन जो होती है निमेटोड्स की, दैट इज ग्रेटली हैम्पर्ड द यील्ड ऑफ क्रॉप। ओके, सो ये थे इसके पेस्ट और हमने आज पढ़ लिया पूरा ब्रिंजल कल्टीवेशन। अब नेक्स्ट हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इस पूरे लेक्चर को अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएं। इसके अंदर जो भी नया मटेरियल ऐड होगा हम इसके अंदर बाद में ऐड कर देंगे। ओके, थैंक यू।